हेलो बेटा, आज हम करेंगे अगला क्वेश्चन हमारा अल्पकालीन औसत लागत वक्र यू आकार की क्यों होती है। तो देखिए इसमें देखिए हमारे पास ये डायग्राम दिया गया है, इसमें भी क्या दिखा रखा है ऐसी यू शेप में। तो ये कह रहा है कि इसमें क्या है यू आकार की होती है। इसका कारण है कि जो हमारा एवरेज कॉस्ट है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों के बराबर होती है। ठीक है, दोनों का जोड़ क्या होता है एवरेज कॉस्ट, फिक्स का और वेरिएबल का। तो जब स्थिर साधन पर परिवर्तनशील साधन लगाए जाते हैं तो उत्पादन की मात्रा बढ़ने से औसत बंधी लागत कम हो जाती है। जब हम फिक्स सोर्सेज के साथ फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर के रेशियो को चेंज करते हैं, उसे बढ़ाते हैं, तो उससे हमारी क्या क्वांटिटी बढ़ने से हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। तो पहले तो ज़्यादा होती है, फिर हम जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं तो हमारी कॉस्ट नीचे चली जाने लगती है। ठीक है, लेकिन एक लिमिट के बाद जब वो रेशियो हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ जाता है, उसके बाद भी हम अगर बढ़ाते हैं तो उससे हमारी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, ना कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसीलिए स्टार्टिंग में जब हम उसका पूरा यूटिलाइज नहीं करते हैं, पूरा उपयोग नहीं करते उन सोर्सेज का, तो हमारी कॉस्ट ज़्यादा होती है। लेकिन जब हम उनके रेशियो को चेंज करके उनका पूरा यूटिलाइज करते हैं तो हमारी कॉस्ट गिरने लगती है। लेकिन एक लिमिट के बाद हम उस पर ज़्यादा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन करेंगे तो क्या हमारी कॉस्ट फिर से बढ़ने लग जाएगी। इसलिए हमारा एवरेज कॉस्ट क्या होता है यू शेप का। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर एक खेत में एक बंदा काम करता है तो क्या होगा, वो कम काम कर पाएगा। 2 बंदे करेंगे ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, प्रोडक्शन अच्छा होगा। 3 बंदे करेंगे और ज़्यादा से अच्छा होगा, 4 करेंगे और अच्छे से होगा। लेकिन अगर 5 लगाएंगे तो 4 बंदे आराम से जो काम कर रहे हैं अब वो 5 करेंगे, इट मीन्स कॉस्ट बढ़ेगी। 6 लगाएंगे तो भी कॉस्ट प्रोडक्शन उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो यही कारण है कि एवरेज कॉस्ट स्टार्टिंग में ज़्यादा होती है, फिर जैसे जैसे उसका रेशियो चेंज करके उसका परफेक्टली यूटिलाइजेशन किया जाता है वैसे वैसे कॉस्ट कम हो जाती है। और जैसे जैसे उसको फिर भी हम ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं वेरिएबल फैक्टर को, तो हमारी कॉस्ट फिर से बढ़ने लग जाती है। तो ये है हमारा एवरेज कॉस्ट यू शेप का। जैसे मैंने आपको बताया स्थिर साधन को उचित उपयोग हो जाता है। तो बस यही है बेटा इसमें। आगे है हमारे पास लागत की निम्न धारणाओं को समझाइए। कौन सी? रियल कॉस्ट, मनी कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है रियल कॉस्ट। तो किसी वस्तु की निश्चित मात्रा को उत्पादित करने के लिए किया गया त्याग, सेक्रीफाइस, परिश्रम, मेहनत और उठाए गए कष्ट को वास्तविक लागत कहा जाता है। किसी भी चीज़ की एक फिक्स क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए किया गया आपका सेक्रीफाइस, आपकी मेहनत और आपने जो भी परेशानी उठाई वो उन सबको क्या कहेंगे रियल कॉस्ट। जैसे एक कुम्हार मिट्टी का एक बर्तन बनाने के लिए क्या करता है, 4 घंटे काम करता है, तो उस मिट्टी के बर्तन की रियल कॉस्ट क्या है, उस कुम्हार के 4 घंटे मेहनत करने की। ठीक है, अगला है हमारे पास एवरेज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। क्या है? जब किसी एक वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह कीमत है जिसका उस पहली वस्तु के उत्पादन के लिए हमें त्याग करना पड़ता है। जैसे इसका हमने पीपीसी कर्व बनाया था, उसमें बड़े अच्छे से किया था। जैसे हमने कहा था कपास और गेहूं का, अगर हम गेहूं का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो हमें कपास का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और अगर हम कपास करना चाहते हैं तो हमें गेहूं का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो कपास का प्रोडक्शन करने के लिए गेहूं का सेक्रीफाइस क्या है, कपास की अवसर लागत। ठीक है, आगे है हमारे पास मौद्रिक, मनी कॉस्ट। तो किसी वस्तु की निश्चित मात्रा उत्पादित करने के लिए हमें जो पैसा खर्च करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, मनी कॉस्ट। उसके बाद है प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट क्या है कि उत्पादक द्वारा वस्तु को उत्पादन करने के लिए जो खर्च करना पड़ता है उसे निजी लागत कहा जाता है। क्या? प्रोड्यूसर द्वारा वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए जो खर्च करना पड़ता है वो उसकी निजी या प्राइवेट कॉस्ट कहलाती है। जैसे कपड़ा तैयार करने के लिए उत्पादक क्या करता है, कपास, बिजली और मजदूरी आदि पर खर्च करता है, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी प्राइवेट कॉस्ट कहलाएगी। उसके बाद है सोशल कॉस्ट। तो किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए जिसका बोझ समाज को सहन करना पड़ता है वो क्या कहलाएगी, सोशल कॉस्ट। जैसे
कपड़े के उत्पादन के दौरान कपड़ा मिल की जो चिमनियाँ हैं उससे जो धुआं निकलता है उससे लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा, लोगों को दवाई आदि पर अधिक खर्च करना पड़ेगा, तो इसे क्या कहेंगे हम, सोशल कॉस्ट। उसके बाद है इम्प्लिसिट कॉस्ट, स्पष्ट लागतें। स्पष्ट लागतें वे लागतें होती हैं जो फर्में साधनों की सेवाओं को, जो फर्म किसी भी साधन को खरीदने के लिए, क्योंकि उस साधन से वो क्या सेवाएं प्राप्त करेंगे, तो साधनों की सेवाओं को खरीदने या किराए पर लेने के लिए जो खर्च करती है, जैसे फर्मों द्वारा कच्चा माल लेना, मजदूरी देना, ऋणों पर ब्याज और गिसावट पर होने वाला खर्च, ये क्या है, स्पष्ट लागत है कि हम स्पष्ट रूप से भाई मजदूर को क्या देंगे, मजदूरी देंगे, मशीन खरीदेंगे तो उसके लिए पैसे देंगे, कच्चा माल खरीदेंगे तो उसके लिए पैसे, तो क्या है, स्पष्ट लागतें। ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। दूसरी है निहित लागतें, एक्सप्लिसिट ये है, इम्प्लिसिट ये है भाई। तो ये लागतें उद्यमियों के अपने साधनों की अवसर लागत होती है। ये क्या है, ये तो भाई बाहर दिया, लेकिन अगर हमारी कोई एसेट्स है हम उसको लगा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, हमारी इम्प्लिसिट। ये क्या कहलाएगी, एक्सप्लिसिट बाहर देना, इम्प्लिसिट बाहर नहीं देना, उद्यमी का यानी मालिक का खुद का। तो ये लागतें उद्यमियों के अपने साधनों की अवसर लागत है, उद्यमियों को इससे नहीं, इसके लिए दूसरों के भुगतान नहीं करना पड़ता। अभी कह रहे हैं दीर्घकालीन लागतों की धारणाएं समझाइए, अगला क्वेश्चन है हमारा। तो दीर्घकालीन कुल लागत वक्र देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व। तो जो हमारा लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व है, देखिए इसकी शेप क्या है, ये, और ये क्या है, ए पॉइंट। तो देखिए इसमें कह रहा है कि दीर्घकाल में सभी लागतें परिवर्तनशील होती हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसलिए लॉन्ग टर्म कॉस्ट कर्व, LTCC लॉन्ग टर्म कॉस्ट कर्व या लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व भी आप इसको कह सकते हैं। तो दीर्घकाल में सभी लागतें परिवर्तनशील होती हैं, इसलिए हमारा दीर्घकालीन कुल लागत वक्र का आकार ठीक वैसा ही है जैसा कि एक अल्पकालीन कुल परिवर्तनशील लागत का होता है। ठीक है, जैसे रेखा चित्र में ए पॉइंट पर घटती दर पर बढ़ रही है, वे धीरे धीरे घटती दर पर, देखो ये बढ़ रही है ना घटती दर पर, ठीक है, क्योंकि यह पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के अनुरूप होता है, जबकि ए बिंदु के बाद यह बढ़ती दर से बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे तो देखो ये नीचे की तरफ आ रही है, तो धीरे धीरे घटती दर से बढ़ रही है, लेकिन यहाँ के बाद बढ़ती दर से ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो यह घटते पैमाने के प्रतिफल के अनुरूप होता है। दूसरा है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र और सीमांत लागत वक्र। तो देखिए दीर्घकाल में औसत, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो दीर्घकाल में औसत लागत वक्र तथा सीमांत लागत वक्र पैमाने की बचत और हानियों के अनुसार क्या होते हैं, यू आकार के होते हैं, जैसे हमने अभी ये दिखाया। आगे है हमारा क्वेश्चन कि अल्पकालीन औसत लागत वक्र व सीमांत लागत तथा दीर्घकालीन औसत व सीमांत लागतों में अंतर बताइए। तो क्या है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र अल्पकालीन लागत वक्रों से अधिक चपटे होते हैं। ठीक है, दीर्घकालीन जो होते हैं वो फैले हुए होते हैं। ठीक है, एकदम से ऐसे नहीं होते, देखो ये जो चपटा हुआ है, ये देखिए चपटे हैं, एकदम से हमारा ऐसे नहीं है। ठीक है, दूसरा है अल्पकालीन लागत वक्र यू आकार के परिवर्तनशील अनुपात के नियम के होने के कारण होते हैं, जबकि दीर्घकालीन लागत वक्र यू आकार के पैमाने की बचत और हानियों के कारण होते हैं। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर, इसके जो न्यूमेरिक हैं ये आप करके देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, और इसके जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं वो आपको याद करने हैं। ठीक है, थैंक यू।